हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट की एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है। उसकी आंसर की भी आ चुकी है। आपने देख लिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। इस आंसर की से मैं बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में पूछे गए हैं शिफ्ट वाइज, वो सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस मैं आपको करवा रहा हूँ। 25 तारीख और 26 तारीख को 3-3 शिफ्ट हुई थी। अब तक मैं आपको इन 6 शिफ्टों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में करवा चुका। आज मैं आपको 27 तारीख की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं वो सभी। चलिए फिर आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। देखो, रेलवे की एक खासियत रही है, रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों का अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं या समझ लेते हैं तो आगे आने वाले ग्रुप डी की एग्जाम, एनटीपीसी की एग्जाम, टेक्नीशियन की एग्जाम में आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसलिए वीडियो को जरूर देखना। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। क्योंकि मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। चाहे आप रेलवे की तैयारी करे हो, एसएससी की तैयारी करे हो या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे हो, सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है भैया। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर देख लीजिए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखो भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से किस में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं उनका अभाव होता है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में। ऑप्शन नंबर बी है यूकैरियोटिक सेल में। ऑप्शन नंबर सी है प्रोकैरियोटिक सेल में। ऑप्शन नंबर डी है न तो प्रोकैरियोटिक सेल में और न यूकैरियोटिक सेल में। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भैया, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक सेल में। कैसे भैया? आप सभी को पता है दो प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि प्राचीन, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, और सेल का मतलब कोशिका। तो वह कोशिका जिसका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक क्या हो, प्राचीन हो, वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो सिंपल तरीके से बात करूं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, या फिर अगर केंद्रक पाया जाएगा तो फिर वो एमेच्योर होगा, यानी कि अविकसित होगा, पुराना होगा। उसकी जो केंद्रक झिल्ली होती है वो टूटी हुई होगी, बिखरी हुई होगी। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक या तो होगा ही नहीं और होगा तो अविकसित होगा, ऐसी कोशिका को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल, जीवाणु की कोशिका। जो जीवाणु की कोशिका होती है वो कैसी होती है? वो होती है भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ठीक है। यूकैरियोटिक की बात करें तो यू का मतलब होता है न्यू, यानी कि नया। कैरियोटिक का वो न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, और सेल का मतलब वही कोशिका। तो वह कोशिका जिसका केंद्रक क्या है, नया है या फिर मैच्योर है, वो कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इसके एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट सेल, क्या हो गया आज पेन को, चल ही नहीं रहा। जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, एल्गी सेल यानी कि शैवाल की कोशिका, और फंगल सेल।
तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें केंद्रक होता ही नहीं है, और अगर है तो वह अविकसित है। उसकी जो केंद्रक झिल्ली होती है वो टूटी हुई रहती है, वो बिखरी हुई रहती है। ऐसी कोशिका को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल। ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिसका केंद्रक विकसित हो, जिसमें केंद्रक पाया जाता हो, वो कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे कि पादप की कोशिका, एनिमल सेल यानी कि हमारी कोशिका, जंतुओं की कोशिका, कवक की कोशिका, शैवाल की कोशिका, ये सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है भैया। आज कम दिखाई दे रहा होगा ना, पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो ये सब झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये सब झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये सब नहीं पाए जाते भैया। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें सब पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्गी बॉडी, सब पाए जाते हैं भैया यूकैरियोटिक कोशिका में। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। तो भैया जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जितने भी ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलिज है, सॉरी मेम्ब्रेन वाले, मेम्ब्रेनलेस नहीं, जो मेम्ब्रेन युक्त है यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग है, वो सभी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सभी कोशिकांग किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। तो किस में अभाव होता है भैया? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है। देखो, जब मैंने आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था तो कोशिका वाले चैप्टर में मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? वो जीनोफोर होता है। लिख देता हूं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड कहा जाता है इसे। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से भी ज्यादा, आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीजें क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। मैं पेन चेंज करने की कोशिश करता हूँ, आपको कम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भैया, है कि नहीं। मैंने साई भी अभी डाली है पेन में, पर पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैंने पेन चेंज किया है। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 किलनी, ऑप्शन नंबर बी है केंचुआ, ऑप्शन नंबर सी है प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर डी है जोक लीच। बताओ राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी प्लेनेरिया। सबसे पहले पुनर्जनन के बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है। इंग्लिश में कहा जाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन, देखो आपका जो लीवर होता है ना, लीवर, इस लीवर में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है उसमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, उसमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इसमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। किसमें? लीवर में। ऐसा कहा जाता है कि इसे हम प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं। अगर आप लीवर का 50% हिस्सा भी अगर आप डोनेट करते हो, दान करते हो भैया, तो बाकी का 50% जो हिस्सा है उससे भैया नए पूरे लीवर का निर्माण हो जाएगा। और सबसे कम किस में पाई जाती है पुनर्जनन की क्षमता? तो ये पाई जाती है भैया तंत्रिका कोशिकाओं में। ये एक प्रकार का कोशिका विभाजन है भैया, ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। ये एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। तो सबसे कम पुनर्जनन की क्षमता किसमें पाई जाती है? सबसे कम न्यूरॉन में, तंत्रिका कोशिका में, जो हमारे ब्रेन की कोशिका है।
और सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। इसलिए लीवर के बारे में एक तथ्य यह भी है कि लीवर को हम प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? बताओ। किलनी, केंचुआ, प्लेनेरिया, जोक, किस में होती है? तो मैंने आपको राइट आंसर पहले ही बता दिया है, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया और हाइड्रा, इन दोनों में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। इसके शरीर का किसी भी हिस्सा टूट करके अगर नीचे गिर जाता है या अलग हो जाता है उसके शरीर से, तो उस टूटे हुए हिस्से से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। उस टूटे हुए हिस्से से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। यही तो है पुनर्जनन, यही तो है रीजनरेशन। तो जो निम्न स्तर के जीव है, जो छोटे जीव है, अति सूक्ष्म जो जीव है, वो पुनर्जनन की सहायता से क्या कर सकते हैं? वो भैया प्रजनन कर सकते हैं, वो जनन कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं भैया, वो अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो याद रखना, प्लेनेरिया में और हाइड्रा में पुनर्जनन की क्षमता होती है। इसके अलावा हमारा जो लीवर है, इस लीवर में भी पुनर्जनन की क्षमता होती है। इसके अलावा बात करूं, जो तेंदुआ होता है, तेंदुआ और जो शार्क है, इनके दांतों में भी पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 9 से 12 दिन में, मैंने देखो गूगल से यह आंकड़ा लिया है कि 9 से 12 दिन में इनके दांत बदल जाते हैं, क्योंकि इनके दांतों में क्या पाई जाती है? पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लेनेरिया। और हाइड्रा भी याद रखना, अगर ऑप्शन में हाइड्रा हो तो हाइड्रा भी करके आना है आपको, ठीक है। हमारे शरीर में लीवर में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है इसलिए हम लीवर को प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छे से समझ में आ गए होगा ये क्वेश्चन? ओके भैया। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। 27 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछे गए ये तीसरा क्वेश्चन है बायोलॉजी का। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? गाइज मैं आपको बता दूं, पाचन तंत्र के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो वहां मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पहले करवा चुका हूं, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और इस बार भी पूछ लिया। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि आगे आने वाली जो एग्जाम है, जैसे कि ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो एग्जाम होगी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि रेलवे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे लेकर के आता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको फिर बता देता हूं, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी को। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच। इस बैच की शुरुआत जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1 फरवरी से की थी। इसमें 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेईई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो सभी क्वेश्चन भैया मैंने आपको करवाए हैं। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच का, जा करके देख लेना भैया। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो, जिस भी चैप्टर के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जा करके देख लेना, मजा आ जाएगा। मैंने बायोलॉजी के लगभग सभी चैप्टर करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाओ और जा करके देख सकते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश ग्राही, ऑप्शन नंबर बी है रस ग्राही, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि ग्राही, ऑप्शन नंबर डी है ग्रहण ग्राही। देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रस ग्राही। जो रस ग्राही होती है ये स्वाद की पहचान में मदद करती है, और ये रस ग्राही कहाँ उपस्थित होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी जीभ पर उपस्थित होती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। ग्रहण ग्राही के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये गंध की पहचान करती है, और ये ग्रहण ग्राही कहाँ उपस्थित होती है? ये आपकी नाक में उपस्थित होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भैया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ये तो नहीं पूछे जाते क्योंकि नाम से स्पष्ट है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये प्रकाश की पहचान में मदद करती है, ये हमारी आंख में होती है। ये प्रकाश के पहचान में मदद करती है, ये हमारी आंख में होती है आंख के रेटिना में पाई जाती है प्रकाश ग्राही।
ठीक है, ये ध्वनि की पहचान में मदद करती है। तो ये पता होना जरूरी है आपको भैया, इंपॉर्टेंट है रसग्राही और ग्रहणग्राही। ठीक है, दोनों के बारे में पता लग गए, सिंपल सी चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। ये क्वेश्चन में आपको अगर याद हो, अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो देखते हो, तो 25 तारीख को किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि रेलवे भैया रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछती है, तो ध्यान रहे, रिपीटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लो, इनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उनको भी पढ़ लो भैया। अभी क्वेश्चन देखो, 25 तारीख को किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और भैया 27 को भी पूछ लिया फर्स्ट शिफ्ट में। बताओ राइट आंसर क्या होगा, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर है अंडाणु, ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है चिकनी पेशी, ऑप्शन नंबर डी है अमीबा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमीबा। देखो, जब मैंने आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया था, ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको WBC के बारे में पढ़ाया था, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कोशिका। इसका एक नाम और होता है ल्यूकोसाइट। बोलो, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना। तो मैंने इसका आकार जब आपको बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। और साथ ही साथ में मैंने आपको एक लाइन और लिखवाई थी कि इसका आकार कैसा होता है, अमीबा के समान होता है। किसके समान होता है? अमीबा के समान होता है। कैसे भी बना दो, सबसे अच्छा जो डायग्राम हम बनाते हैं वो किसी का बनाते हैं, किसका बनाते हैं? ये सब क्या है? ये सब अमीबा है भैया। कैसे भी बना दो। तो अमीबा का आकार कोई फिक्स नहीं है, ये अनिश्चित होता है। और याद रखना, ये जो अमीबा होती है, ये जो अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ऐसे जीव जिनका निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता है वो होते हैं एक कोशिकीय जीव। इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। और ऐसे जीव जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिका से होता है वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि हम जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। अब यहाँ पर फिर भी लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इस अमीबा में कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है या फिर यूकैरियोटिक कोशिका होती है? जैसे कि हमने बैक्टीरिया के बारे में बात की, तो बैक्टीरिया में तो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, वो भी तो एक कोशिकीय ही जीव है। लेकिन हम अमीबा की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यहाँ पर क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है भैया। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल होती है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है और अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है भैया, वो होती है, ये होता है द्विआधारी विखंडन के द्वारा। द्विआधारी विखंडन के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है, यानी कि एक जीव से अन्य जीवों का निर्माण होता है, यानी कि एक जीव से दो नए जीवों का निर्माण होता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। इसमें एक जीव से दो नए जीवों का निर्माण जो होता है वो द्विआधारी विखंडन के द्वारा होता है। ये एक अलैंगिक प्रजनन की या अलैंगिक जनन की एक विधि है भैया। इंग्लिश में कहा जाता है बाइनरी फ्यूजन। क्या कहा जाता है? बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। तो समझ में आ गया? अच्छी चीजें इनको नोट कर लेना, छोटी छोटी चीजें हैं, डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना मेरे भाई। तो क्वेश्चन 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए RNA, ऑप्शन नंबर बी है
फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए, ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डीएनए। आरएनए का पूरा नाम और डीएनए का पूरा नाम आपको पता होना जरूरी है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का द्विगुणित मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने। इसकी संरचना मैंने आपको बताई थी। इसमें कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेस यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार लगी हुई होती है, इसका व्यास कितना होता है, इसकी एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है, कुंडली में कितने नाइट्रोजन युक्त बेस यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार होती है, सारी चीजें बताई थी मैंने। आरएनए की संरचना के बारे में भी आपको बताया था। डीएनए का वैसे कार्य क्या होता है, आरएनए का काम क्या होता है, फास्फोलिपिड्स के बारे में बताया था। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अलग चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ते हैं भैया हम। इसका पाचन कैसे होता है वो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा रखा है। तो बस कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लेना भैया। प्रत्येक शिफ्ट में कोशिका वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो ये चीज विशेष कर याद रख लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। याद रखना डीएनए जो होता है वो केंद्रक में जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। किसमें? न्यूक्लियस में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के अंतिम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। ओके देखिए भैया, आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा। जैसे कि क्वेश्चन 6 दिया गया है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आप सभी को पता होगा कि भाई इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन जो है वो आवश्यक होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे होता है। तो आज इस चीज को सीख लो, आपके पास मौका है। अगर यहीं तक ही पहुंच गए हो तो इस क्वेश्चन को एंड तक देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड ध्यान से समझना जब आएगी। इसे हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। और ये ग्रंथियां जो होती है ना भैया, ये बनाती है हार्मोन। क्या बनाती है? ये हार्मोन। तो इस अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि वो कौन सी है? वो होती है भैया थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड होती है। और ये थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? तो ये आपकी नेक में या फिर थ्रोट में होती है, यानी कि गले व गर्दन में होती है। कहाँ होती है? गले व गर्दन में होती है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। ये गले व गर्दन में होती है। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान या फिर तितली के समान होता है, इतना आपको पता होना जरूरी है। और इसे हिंदी में कहा जाता है आउटो ग्रंथि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में हिंदी में आ जाता है आउटो ग्रंथि। तो इस ग्रंथि के पास क्या होता है? एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। कौन सा एमिनो एसिड होता है? तो टायरोसिन एमिनो एसिड होता है भैया। क्या होता है? टायरोसिन एमिनो एसिड होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप क्या खाते हो? आप नमक खाते हो, और नमक में आपने देखा होगा आयोडीन युक्त नमक। तो भैया नमक से आपको आयोडीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। जब आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल, जब आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल किसके साथ में जुड़ जाते हैं? इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन का निर्माण होता है। इसे हम T3 हार्मोन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम T3 हार्मोन भी कहते हैं। अगर 3 की जगह पर 4 मॉलिक्यूल, अगर 3 की जगह पर 4 मॉलिक्यूल इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? टेट्रा आयोडो
टायरोसिन हार्मोन का निर्माण होता है, या फिर आप ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन भी कह सकते हो, या फिर आप टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन भी कह सकते हो। तो ये T3 है और ये T4 है। T3 और जो T4 है ये दोनों भैया थायरोक्सिन हार्मोन के ही प्रकार है। किसके प्रकार है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन के प्रकार है। तो कुछ इस तरीके से T3 और T4 के निर्माण में सहायक होता है कौन? आयोडीन। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आयोडीन हो जाएगा। बोलो, आज के बाद में कभी नहीं भूलना है। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूँ। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो हार्मोन का निर्माण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि, जिसे ओटो ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान है, तितली के समान होता है। हमारे गले व गर्दन में पाई जाती है। इसके पास एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है, वो होता है टायरोसिन एमिनो एसिड। जब हम नमक खाते हैं तो नमक से आयोडीन प्राप्त होता है। तो 3 मॉलिक्यूल जब इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ते हैं तो T3 का निर्माण होता है। ट्राई आयोडोटायरोसिन हार्मोन या फिर ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन बनता है, यानी कि T3 बनता है। और 4 मॉलिक्यूल जब टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ते हैं तो टेट्रा आयोडोटायरोक्सिन या टायरोसिन हार्मोन या फिर टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन यानी कि T4 का निर्माण होता है। T3 और T4 दो प्रकार है थायरोक्सिन हार्मोन के। तो कुछ इस तरीके से थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या उपयोगी है? आयोडीन उपयोगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लिया होगा आपने। शुरू से लेकर के एंड तक क्या तो वीडियो समाप्त हो चुकी है भैया। कहने का मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।